तो संप्रत्यय हम लोग क्या करता है, ह्यूमन नेचर है, एनवायरमेंट में जो कुछ भी देखा उसको क्या किया, उसका कॉन्सेप्ट बना के माइंड में स्टोर कर दिया। तो देखिए कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है कि किसी भी वस्तु का जो उसका जो हम लोग का जो बेसिक उसका जो क्वालिटी होती है, उसका जो गुण धर्म होता है, वो कभी भी बदलता नहीं है। ठीक है, मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल जैसे कि दूध है, दूध में अगर जो है हम लोग एक लिक्विड थिंग्स है, दूध को अगर हम लोग एक बड़े मुंह वाले ग्लास या किसी बड़े बर्तन में रखते हैं तो उसका शेप बदल जाता है, उसका आकार बदल जाता है। ठीक है, लेकिन क्या दूध की जो एक्चुअल क्वालिटी है कि वह सफेद है, ठीक है, या फिर वह लिक्विड है, जो उसका एक्चुअल जो उसका गुण धर्म है वह कभी बदलेगा नहीं बदलेगा। चाहे हम उसको किसी भी कंटेनर में डाल दे, उसको किसी बड़े बर्तन में डाल दे, उसको किसी छोटे बर्तन में डाल दे, कंटेनर के अनुसार उसका शेप एंड साइज बदल जाएगा, लेकिन उसका जो मेन गुण और धर्म है वह कभी भी बदलता नहीं है। संरक्षण का मतलब यही होता है। जैसे कि मान लीजिए हम ही हैं, हम ह्यूमन है, ठीक है, आज हम यहाँ पे एक लड़की है, अगर मान लीजिए यहाँ से हम कल को अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया या साउथ अफ्रीका चले जाते हैं, ठीक है, तो वहां अगर हम चले जाएंगे तो यहाँ हम ये एक लड़की है, गर्ल है, वहां जाके हम बॉय तो नहीं बन जाएंगे, या फिर मेरा कोई पूंछ नहीं ना निकल जाएगा, या फिर वहां के लोगों की तरह हम ब्लैक नहीं ना हो जाएंगे। हमारा जो क्वालिटी है, हमारा जो गुण धर्म है, उसमें कोई बदलाव आएगा नहीं आएगा। यानी कि देखिए इसके संरक्षण में कहने का मतलब क्या है, बोल रहा है कि संरक्षण से तात्पर्य बोल रहा है कि वातावरण में परिवर्तन और स्थिरता दोनों को पहचानने और समझने की क्षमता। हमारे वातावरण में जो भी परिवर्तन आता है, हम लोग के एटमोस्फेयर में सब समय परिवर्तन आते रहता है, कभी स्टेबल रहता है, कभी अनस्टेबल रहता है। तो किसी वस्तु के रंग रूप में परिवर्तन को उस वस्तु के तत्व परिवर्तन से अलग करने की क्षमता से होता है। ठीक है, तत्व परिवर्तन का मतलब वही होता है कि मान लीजिए किसी भी वस्तु का जो हम लोग का जो गुण धर्म है वह कहीं भी कभी भी जाकर बदलता नहीं है। हाँ, उसकी अवस्थाओं में बदलाव हो जाएगा, जैसे कि दूध को अगर बड़े कंटेनर में रखते हैं तो उसका शेप अलग हो जाएगा, उसी को ग्लास में रखते हैं तो उसका शेप अलग हो जाएगा, लेकिन दूध का जो गुण है कि वह लिक्विड है और वह व्हाइट का है, व्हाइट कलर का है, वह कभी नहीं बदलेगा। हम ह्यूमन है, हम यहाँ रहे वहां रहे कहीं भी रहे, हम हिमालय पे चढ़ जाए, हम ह्यूमन ही रहेंगे, हम वहां जाके बंदर नहीं बन जाएंगे और हमारे पूंछ नहीं निकल जाएंगे। ठीक है, गोल्ड को हम लोग क्या है, मान लीजिए गोल्ड को हम लोग कोई भी शेप या कोई भी आकार दे दे, लेकिन गोल्ड का जो एक्चुअल क्वालिटी है कि वो क्या है, हम लोग का ठोस पदार्थ होता है और गोल्ड अपना एक स्पेस लेता है, वो कभी बदलेगा नहीं, वो कभी नहीं बदलेगा। उसका जो अपना गुण धर्म होता है वह कभी भी बदलता नहीं है। हाँ, परिस्थितियों के अनुसार जो है उसमें क्या होते हैं, उसमें कभी कभी उसके आकार में, इन सब चीजों में, अब गोल्ड से हम लोग कुछ भी आकार के गहने या कुछ भी बनाते हैं तो उसका आकार बदल जाएगा, लेकिन जो उसकी क्वालिटी है कि वो येलो कलर का है और वो हम लोग का बहुत ही क्या होता है, ठोस पदार्थ होता है, वो चीजें कभी नहीं बदलेगी। ठीक है, किसी भी वस्तु का जो उसका जो गुण धर्म होता है वह कभी नहीं बदलता है। परिस्थितियों के अनुसार उसके आकार में, इन सब चीजों में बदलाव हो जाएगा, लेकिन उसके गुण धर्म में कभी कोई बदलाव नहीं होता है। देखिए इसमें दिया हुआ है, बोल रहा है कि इसका संप्रत्यय क्या है कि जब किसी वस्तु या पदार्थ के स्थान या आकार में परिवर्तन कर दिया जाता है। मान लीजिए यहाँ से ग्लास दूध को हम लोग ग्लास से निकाल कर किसी कटोरे में डाल दिए, उसके स्थान में परिवर्तन कर दिए या फिर उसके आकार में परिवर्तन कर दिए, तो क्या होता है, तो भी उसके कुछ सामान्य गुण या फिर जो उसके मौलिक गुण होते हैं वह कभी भी नहीं बदलते हैं। ठीक है, गोल्ड को हम जो है पहले एक रिंग में कन्वर्ट किए, अब रिंग से जो है हम उसको एक ये बिस्किट के रूप में उसको कन्वर्ट कर दे रहे हैं। तो हम लोग उसको रिंग में कन्वर्ट किए, चाहे उस स्थान से उठाकर दूसरे स्थान पर रखकर बिस्किट के रूप में कन्वर्ट कर दिए, बिस्किट का शेप दे दिए, तो भी सोने का जो एक एक्चुअल जो उसका गुण होता है कि वह येलो कलर का है, वह ठोस पदार्थ है, वह कभी नहीं बदलेगा। ठीक है, मान लीजिए जैसे कि हम अभी एग्जाम्पल देखिए, हम ही लोग हैं, ह्यूमंस है, चाहे हम यहाँ रहें, स्थान बदल गया, चाहे कहीं अदर कंट्री में चले जाए, चाहे हम यहाँ से उठकर अपने घर चले जाए, तो यहाँ से उठकर हम अपने घर चले जाएंगे तो हमारा कलर और फेयर नहीं हो जाएगा, चाहे हमारा जो ये आकार है वह छोटा नहीं हो जाएगा, हम जिस शेप में है, जिस आकार में है, हमारा जो मूल गुण है वह कभी भी बदलेगा नहीं, वह वैसा का वैसा ही रहता है। तो ये होता है संरक्षण, कंजर्वेशन।
ठीक है, यहाँ पे संरक्षण का मतलब जो है हम लोग का, जो हम लोग साइंस में पढ़े हैं या फिर हम लोग एसएसटी में पढ़े हैं, उससे डिफरेंट है। संरक्षण का मतलब यहाँ पे, कंजर्वेशन का मतलब यहाँ पे ये होगा कि किसी भी वस्तु का मूल जो गुण और धर्म होता है वह कभी भी स्थान बदलने के साथ साथ उसमें कोई बदलाव नहीं आता है, वो अपने मूल गुण और धर्म को बरकरार रखता है। ठीक है, जैसे कि कोई इंसान है, गांव से आया हुआ है, उसको हम पूरी तरीके से मॉडिफाई कर दिए, उसको इंग्लिश बोलना सिखा दी है, उसका उसका ड्रेस सेंस चेंज कर दिए, उसको एकदम स्मार्ट बना दिए, उसमें बहुत सारे बदलाव ला दिए। उसमें बहुत सारे बदलाव लाने के बाद क्या वो इंसान से भगवान बन जाएगा या फिर कोई फिल्म स्टार बन जाएगा? नहीं, वो जो है एक्चुअल में तो वो वही रहेगा ना। ठीक है, वो एक्चुअल में जो है ह्यूमन ही रहेगा। वह वहां उससे उठकर एक मिट्टी का पुतला या स्टैचू नहीं बन जाएगा, वो वही रहेगा। उसका क्वालिटी वही है, उसमें बहुत सारे परिवर्तन हैं। एक स्थान से उसके दूसरे स्थान में ले जाया गया, उसको फॉरेन में ले जाया गया, वो बहुत अच्छा इंग्लिश उसको बोलना सिखा दिया गया। ठीक है, उसका पूरा गेटअप चेंज कर दिया गया, उसका लुक पूरा बदल गया, लेकिन फिर भी मान लीजिए वो रमेश है तो वो रमेश ही रहेगा। ठीक है, वो हाइट में 5 फुट 6 इंच का था तो वो 5 फुट 6 इंच का ही रहेगा। वो कलर में फेयर था तो वो कलर में फेयर ही रहेगा। इन चीजों में कोई बदलाव नहीं आएगा। ये उसका मेन जो है उसका क्वालिटी है। ये क्लियर हुआ या नहीं हुआ, पहले ये बताइए। मैम, हाँ बोलिए। संरक्षण को रक्षा करना होता है। संरक्षण का मतलब होता है, कंजर्वेशन का मतलब रक्षा करना ही होता है। लेकिन हम आपको क्या बोले थे, यहाँ पे हम लोग कंजर्वेशन को सोच कर नहीं चलेंगे। यहाँ पे कंजर्वेशन का मतलब होता है कि वो चीजें जो भी चीजें होती है, जो उनका हम लोग का मेन क्वालिटी होता है, उसका जो मेन गुण होता है, वह भले ही उसका स्थान बदलेगा, ठीक है, उसका स्थान बदलेगा, उसका आकार बदलेगा, लेकिन उसके जो मेन गुण धर्म होते हैं वह कभी भी नहीं बदलते हैं। ये चीज आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ पे हम लोग साइंस का या फिर उसका संरक्षण वाला नहीं पढ़ रहे हैं। हाँ बोलिए सुभानु जी। मैम यहाँ भी कंजर्वेशन ही हो रहा है ना, फंडामेंटल जो भी हम लोग का गुण है वो एक तरह से कंजर्व ही कर रहा है। हाँ, एक तरह से देखिए कंजर्व ही ना हो रहा है कि ग्लास का दूध हम लोग क्या कर रहे हैं, उन चीजों को संरक्षित ही कर रहे हैं। लेकिन अगर देखा जाए साइंस में, उतना ज्यादा संरक्षित का करने का मतलब क्या, सुरक्षित करना। ग्लास का दूध है, हम वहां पे ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं। अगर यहाँ पे देखा जाए तो हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं कि हम ग्लास के दूध को बड़े पतीले में रख रहे हैं तो उसका आकार बदल जा रहा है, छोटे पतीले में रख रहे हैं तो उसका आकार बदल जा रहा है, एक पाइप में डाल दे रहे हैं तो उसका आकार बदल रहा है। हम यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहे हैं, लेकिन हम क्या ऑब्जर्व किए कि उसका शेप तो बदल रहा है, जैसे जैसे प्लेस बदल रहा है उसका शेप बदल रहा है, लेकिन उसका जो मेन क्वालिटी है कि वह व्हाइट है, वह लिक्विड है, यह नहीं बदल रहा है। हम वहां पे मेन ऑब्जर्व कर रहे हैं। ठीक है, हम ऑब्जर्व कर रहे हैं तभी तो हम ये जान रहे हैं कि ये चीजें ऐसे ऐसे हो रही है। समझ में आया? नहीं आया समझ में? आ गया मैम। आ गया? बाकी सबको देखिए, इसमें एक चीज और, हाँ इसमें एक चीज और है, बोल रहा है कि इस संप्रदाय में बालकों में किसी वस्तु के आयतन से पहले, आयतन का मतलब होता है वॉल्यूम, आयतन से पहले उसके भार और द्रव्यमान का समझ विकसित हो जाता है। बच्चों में ना, छोटे बच्चे जो होते हैं, बच्चों में जब किसी भी चीज का कॉन्सेप्ट बनता है ना, धारणा बनती है, तो यहाँ पे बोल रहा है कि वॉल्यूम यानी कि जो आयतन होता है, ठीक है, आयतन का मतलब समझ रहे हैं, इतने बड़े इतना आयतन का हमारा सामान है या फिर इतना जगह वो कंजर्व कर रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है। तो उससे पहले बच्चे में जो होता है भार, किसी भी वस्तु का वजन कितना है और उसका जो द्रव्यमान यानी कि उसका मास कितना है, इसका आइडिया होता है। ठीक है, बच्चों को वॉल्यूम का मतलब पहले नहीं समझ में आता है। हम लोग देखे हैं छोटे बच्चे को शेप्स के बारे में, ट्रायंगल, रेक्टेंगल, सर्कल है, ये सब चीजों के बारे में बताते हैं, उनको 3D पे नहीं बताया जाता है कि वो कितना स्पेस कवर कर रहा है, वॉल्यूम बताया जाता है। ये सब चीजें उनको प्रैक्टिकली दिखाई जाती है कि चीजें देखिए, ये ट्रायंगल है तो ये इतना स्पेस जो है कवर कर रहा है। तो इन सब चीजों का नॉलेज होने से पहले बच्चों में किसी भी वस्तु का भार, उसका वजन कितना है, उसका मास कितना है, द्रव्यमान कितना है,
इसका नॉलेज बच्चे में पहले होता है। इसके बाद जब बच्चे में भार का और या फिर द्रव्यमान का, मास का, ठीक है, वेट और मास का जब नॉलेज हो जाता है, इसके बाद बच्चे में वॉल्यूम का नॉलेज होगा कि एक्चुअल में वॉल्यूम होता क्या है। वॉल्यूम का मतलब क्या हो गया, क्या हो गया सुभानु जी, कुछ बोल रहे थे। मैम वही आयतन का मतलब वॉल्यूम क्लियर कर रहे थे। हाँ, आयतन का मतलब वॉल्यूम, मतलब हमारा कितना स्पेस ले रहा है चीजें, Yes, थ्री डी वाली चीजें। मान लीजिए जैसे कि मोबाइल ही है, मोबाइल को अगर हम टेबल पे रखते हैं तो मोबाइल अपना एक स्पेस लेगा ना मोबाइल अपना एक स्पेस। तो वही आयतन से कौन सी वस्तु कितना अपना स्पेस ले रही है, जितनी भी ठोस वस्तुएं होती हैं वह अपना एक स्पेस बनाती है, अपना एक स्पेस लेती है। तो कौन सी वस्तु कितना स्पेस ले रही है, वॉल्यूम का आइडिया बच्चों में पहले नहीं आता है। इसका जो कॉन्सेप्ट है बच्चों में पहले क्लियर नहीं होता है। सबसे पहले बच्चों में किसका कॉन्सेप्ट बनता है, भार। कि मान लीजिए एक बॉल ही है, बच्चे को बॉल अपने हाथ में ले रहा है, खेल रहा है, वजनदार है, ये बॉल जो है वजनदार है, ठीक है, उसका नॉलेज बच्चों को पहले होगा। या फिर मास, इसका नॉलेज बच्चे को पहले होगा, इसके बाद बच्चे में वॉल्यूम का नॉलेज होता है, ठीक है। तो इन दोनों से पहले बच्चे में आयतन से पहले बच्चे में भार और द्रव्यमान का नॉलेज यानी कि कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से क्लियर हो जाता है। तो संरक्षण क्या होता है, कंजर्वेशन, और किसका ज्ञान बच्चों में पहले आता है, ये चीज ये क्लियर हुई। ज्योति नहीं जुड़ी है ना, चलिए आप लोग बोलिए, कुछ रिस्पॉन्स दीजिए, इन चीजें क्लियर हुई। यस मैम। बाकी चलिए इसके बाद है हम लोग का विकेंद्रण यानी कि डिसेंडरिंग। विकेंद्रण क्या होता है, डिसेंडरिंग क्या होता है, ठीक है। देखिए प्याजे जी जो है, प्याजे जी के अनुसार, हम लोग प्याजे जी पढ़ रहे हैं, हर चीज प्याजे जी के अनुसार ही हम लोग यहाँ पे देखेंगे। जब हम लोग वाइगोस्की जी पढ़ेंगे, हर चीज हम लोग वाइगोस्की जी के अनुसार देखेंगे। तो प्याजे जी के अनुसार विकेंद्रण देखिए होता क्या है कि वस्तु या चीजों के बारे में वस्तुनिष्ठ या फिर वास्तविक ढंग से सोचना। वस्तुनिष्ठ और वास्तविक का मतलब क्या होता है, बिल्कुल फैक्ट को, ऑब्जेक्टिव तरीके से या फिर बिल्कुल फैक्ट को जानना, सच्चाई को। जैसे कि हम लोग क्या तो बोले थे कि जब बच्चे छोटे होते हैं ना, तो वो बहुत ज्यादा ये आत्म केंद्रित होते हैं, ठीक है, ईगो सेंट्रिज्म होते हैं, वो चीजों को अपने अनुसार देखते हैं, वो फैक्ट नहीं जानते हैं, वो वास्तविकता से वो परिचित नहीं होते हैं, ठीक है। ज्यादातर जो है बच्चे जो है वास्तविकता से परिचित नहीं होते, वास्तविकता से बच्चे दूर होते हैं। तो बोला क्या जाता है कि बच्चों को ज्यादा से ज्यादा, स्कूल में भी अगर बच्चे जा रहे हैं तो बच्चों को ज्यादा से ज्यादा वास्तविक चीजों के बारे में बताएं कि ये फैक्ट है, ये असलियत है। कि हम लोग का जो है चांद जो है, रात में जब हम लोग मूव करते हैं तो चांद हमारे साथ साथ मूव नहीं करता है, ठीक है, क्योंकि चांद जो है आसमान में हम लोग की पृथ्वी के चारों तरफ घूमता है, इसीलिए वो हमको मूव करते हुए नजर आता है। तो हमको ज्यादा से ज्यादा बच्चों को क्या बताना है, फैक्ट बताना है, सच्चाई बतानी है। तो विकेंद्रण यानी कि डिसेंडरिंग का मतलब भी यही होता है कि बच्चों को कोई भी चीजें हम लोग बता रहे हैं, उसका कॉन्सेप्ट बता रहे हैं या उसको ज्ञान दे रहे हैं, तो उसको बहुत ही हमको ऑब्जेक्टिव तरीके से, ठीक है, और वास्तविकता से, फैक्ट से हमको बच्चे को अवगत कराना है, समझाना है। और शुरुआती उम्र में बालकों में ऐसी क्षमता क्या होती है, ऐसी कैपेसिटी होती है कि वह किसी भी वस्तु या चीज के बारे में आत्म केंद्रित ढंग से सोचते हैं। हर चीजों को अपने तरीके से सोचते हैं बच्चे, ठीक है। आप उनको कोई भी फैक्ट बताएंगे ना, सच्चाई बताएंगे, तो भी बच्चे सच्चाई को एक्सेप्ट नहीं करते, वो हर चीजों को अपनी तरीके से देखते हैं। लेकिन हमको क्या करना है, ऐसा नहीं है कि बच्चे नहीं समझ रहे हैं तो छोड़ देंगे। जैसे जैसे बच्चे का उम्र होगा वो फैक्ट को एक्सेप्ट करते हैं, वो वास्तविकता को स्वीकारते जाएंगे, ठीक है। तो क्या होता है, जैसे ही बच्चे 23 से 24 महीने की आयु के हो जाने पर धीरे धीरे वस्तु या चीजों के बारे में वास्तविक ढंग से सोचने की क्षमता उनमें विकसित हो जाती है। तो देखिए वास्तविक ढंग से सोचने की क्षमता किस उम्र में ही विकसित हो जा रही है, 23 से 24 महीने की उम्र में ही बच्चों में की चीजों को वास्तविक ढंग से। इसका मतलब ये नहीं सोचिए कि बच्चे हर एक चीजों को एकदम एग्जैक्ट सही तरीके से समझने लगेंगे। बहुत सी चीजें होती है, जैसे कि हम लोग प्याजे जी का थ्योरी में क्या पढ़े थे, आगे प्याजे जी बताए थे कि जरूरी नहीं है कि बच्चा जो है बहुत सारे अपने फ्रेंड्स का नाम ले रहा है, कार्टून देखता है, कार्टून्स का नाम ले रहा है, डायनासोर्स का नाम बता दे रहा है, बहुत चीजों का नॉलेज है। तो इसका मतलब नहीं कि हर चीज का ज्ञान बच्चे को होगा, हर चीज का संज्ञान बच्चे को समझ में आ गया है, नहीं।
जरूरी नहीं है कि हर चीज समझ में आ रहा है बच्चे को, कुछ चीजों को वो जानता है, कुछ चीजों से वह क्या होता है, अनभिज्ञ रहता है। तो जैसे जैसे एज होती है, उम्र बढ़ता है, बच्चों में उसका संज्ञान धीरे धीरे विकसित होता है। तो 23 से 24 महीने में बच्चों में वास्तविक ढंग से सोचने की क्षमता जो है विकसित हो जाती है। ठीक है, इतना याद रखिएगा, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है कि किस उम्र में 23 से 24 महीना हम लोग को कौन सा आ गया, बताइए। मैम इन्फेंसी पीरियड। इन्फेंसी पीरियड, यानी कि इसी उम्र में बच्चों को चीजों को वास्तविक ढंग से सोचने की क्षमता आ जाती है। लेकिन आप एकदम परफेक्ट बच्चों को बोलिएगा कि हर एक चीजों को एकदम परफेक्ट तरीके से सोचे, नहीं, कुछ चीजों के प्रति उनका कॉन्सेप्ट बनता है पूरी तरीके से, तो कुछ चीजों के प्रति आधा अधूरा ही बनता है। जैसे जैसे एज होगा, बच्चे उन चीजों को भी धीरे धीरे समझने लगेंगे और सीखने लगेंगे। ठीक है, समझ में आया? तो विकेंद्रण यानी कि डिसेंडरिंग का मतलब समझ में आया ना, कि बच्चों को किसी भी चीजों को हमको क्या बताना है, वास्तविक तरीके से, वस्तुनिष्ठ तरीके से, यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप में, और फैक्ट के साथ हमें बच्चों को वो चीजें बतानी है ताकि बच्चे जो है सच्चाई को स्वीकार करें, जो वास्तविकता है उसको स्वीकार करें, बच्चे भ्रम में ना रहे। और 23 से 24 महीने के उम्र में बच्चों में वास्तविकता जो है, वास्तविकता को एक्सेप्ट करने की क्षमता जो है विकसित हो जाती है। बच्चे जो है सच्चाई को समझने लगते हैं और उसको स्वीकार करने लगते हैं। शुरुआती दौर में वो क्या होते हैं, विकेंद्रित होते हैं, अपने अनुसार ही चीजों को सोचते हैं, अपने अनुसार ही चीजों को आंकते हैं, समझते हैं, अपने अनुसार ही अपना संज्ञान बनाते हैं। लेकिन 23 से 24 महीने की उम्र में फिर वो बच्चे जो है धीरे धीरे दूसरे के कॉन्सेप्ट को भी समझने लगते हैं, सच्चाई को स्वीकारने लगते हैं। ठीक है, तो ये है था हम लोग का विकेंद्रण। समझ में आया या नहीं? यस मैम। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है मानसिक संक्रिया, यानी कि मेंटल ऑपरेशन। अब मानसिक संक्रिया क्या है, इसको समझाना आप लोगों को, इससे इतना हम लोग मानसिक संक्रिया ही तो कर रहे हैं तब से। माइंड में जो कुछ भी जान रहे हैं, समझ रहे हैं, सीख रहे हैं, सब क्या है, हम लोग का मेंटल एक्टिविटी ही तो, माइंड में ही तो सब चीज कर रहे हैं, संज्ञान बना रहे हैं। ठीक है, जी मैम। कौन अभी ज्वाइन किए इतनी लेट से? अंकित जी, अंकित जी ज्वाइन किए हैं? नो मैम, वो तो नहीं आया। देखिए मानसिक संक्रिया का मतलब क्या होता है, वही हम लोग का संज्ञान जिसे कहते हैं, किसी चीज को जानना, समझना, ठीक है, उस पर चिंतन करना, समस्या का समाधान करना। मेंटल एक्टिविटी क्या है, माइंड में हम लोग कुछ ना कुछ एक्टिविटी कर रहे हैं, माइंड हमारा एक्टिव है, ठीक है, वो सब हमारी मानसिक संक्रिया हो गई। संज्ञान का मतलब क्या है, संज्ञान का मतलब बताए थे ना, अगर शॉर्ट में जाना जाए तो संज्ञान का मतलब हो गया समझ। एक ही शब्द में अगर जाने तो संज्ञान का मतलब हो गया समझ। लेकिन अगर पूरा डिटेल्स में जाने की संज्ञान क्या है, तो किसी भी चीज को जानना, समझना, उस पर चिंतन करना, समस्या का समाधान करना, संशोधन करना, ये सारी की सारी मेंटल एक्टिविटी, जितना भी मानसिक संक्रियाएं होती हैं, जितने भी मानसिक क्रियाएं हम लोग कर रहे हैं, माइंड में जो भी एक्टिविटी कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, सोच रहे हैं, गा रहे हैं, विचार कर रहे हैं, ठीक है, किसी टेंशन में डूबे हुए हैं, किसी समस्या का समाधान कर रहे हैं, मेंटल एक्टिविटी जो कुछ भी हो रही हो, सारी मेंटल एक्टिविटी हम लोग का संज्ञान है। ये भी हम लोग का वही है, मानसिक संक्रिया। माइंड में जो कुछ भी हो रहा है वो सब का सब क्या है, हम लोग का मानसिक संक्रिया है। देखिए हम लोग का कॉपी में भी वही दिया हुआ है नोट्स में, कि जब भी बालक किसी समस्या के समाधान पर चिंतन करता है तो वह मानसिक संक्रिया करते हुए समझा जाता है। अभी आप ही लोग अगर मान लीजिए कि संज्ञान क्या है, या फिर हम जो भी डिसेंडरिंग जो आप लोगों को टॉपिक बता रहे हैं, जो भी है, आप लोग उसको माइंड में सोच रहे हैं, उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं, मेंटल एक्टिविटी हो रहा है, वो आपकी मानसिक संक्रिया है, वो आपका मेंटल ऑपरेशन है। आप माइंड को ऑपरेट कर रहे हैं, चीजों को जानने और समझने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो पियाजे के सिद्धांत में मानसिक संक्रिया चिंतन का एक प्रमुख साधन है, सोचने का। जो भी हम लोग मेंटल एक्टिविटी करते हैं, यानी कि हम लोग क्या कर रहे हैं, कुछ ना कुछ सोच रहे हैं, विचार रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं। ठीक है, संज्ञानात्मक संरचना की सक्रियता ही मानसिक संक्रिया है। हम लोग जो है कॉग्निटिव रूप से क्या है, एक्टिव है, किसी भी काम के लिए फोकस किए हुए हैं, एक्टिव है, यानी कि हम लोग क्या है, मेंटल ऑपरेशंस कर रहे हैं, कोई ना कोई एक्टिविटी कर रहे हैं।
तभी हम लोग क्या है, एक्टिव है। और हम लोग एक्टिव हर समय रहते हैं। नाइट में जब सोते हैं तो हमारा दिमाग शांत रहता है। पूरे दिन हम लोग कोई ना कोई मेंटल ऑपरेशंस करते रहते हैं, कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं, कुछ ना कुछ विचारते रहते हैं। अच्छा कल ये सामान खरीद के लाए थे, उसमें इतना इतना पैसा लगा, बाकी का पैसा कहाँ गया, कहाँ रख दिए, ये भी हम मेंटल एक्टिविटी कर रहे हैं। माइंड में हम सोच रहे हैं कि बाकी का पैसा कहाँ रख दिए, उसको याद करने की कोशिश कर रहे हैं, मेंटल एक्टिविटी हो रहा है। हम लोग एक्टिव है, हर समय हम लोग एक्टिव है। नाइट में सोने के समय हमारा माइंड जो है क्या होता है, शांत रहता है। उस समय हम लोग कोई एक्टिविटी नहीं करते। ठीक है। मैम उस समय जो सपना आता है वो भी तो वो माइंड के ही कारण आ रहा है ना, तो उस समय भी एक्टिव कैसे? हाँ क्या बोले सुभान सिंह? मैम रात में जो सपना आता है सोते समय उससे भी तो माइंड एक्टिव रहता है। रात में जो सपना आता है सोते समय, हमको तो नहीं आता। हम तो सोते हैं तो हमको फिर होश ही नहीं रहता है। आपको आता होगा क्या आता है? रात ये में है सोते समय जो सपना आता है उसमें भी हमारा माइंड जो है एक्टिव रहता है। सच सही बात है। हम लोग कभी कॉन्शियस माइंड में रहते हैं, कभी अनकॉन्शियस माइंड में रहते हैं। कोई बहुत गहरी नींद में सोता है, किसी को होश ही नहीं है, आपके उसके कान के सामने चिल्ला दीजिए, हाथी को बुलवा दीजिए तो भी वो नहीं उठेगा, कुंभकर्ण की तरह सोता है। और कोई इंसान जो है अनकॉन्शियस में ही रहता है, माइंड में रहता है। वो दिन भर में जो भी घटनाएं घटी, जिस विषय में भी सोचा, विचारा, चिंतन किया, उसके विषय में वो नाइट में सोचता है, तो एक्टिव है। तो वो नाइट में भी एक्टिव है। हम नाइट में एक्टिव नहीं रहते, हम नाइट में केवल सोते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट टॉपिक बताए ना। ये था हम लोग का, ये सारे टॉपिक जो आप लोग सभी टॉपिक्स पढ़े, कौन कौन सा हम लोग पढ़े, क्या क्या जाने, स्कीम्स, स्कीमा। ठीक है, इसके बाद हम लोग ये एडेप्टेशन जाने, एडेप्टेशन में हम लोग एसिमिलेशंस, एकोमोडेशंस ये जाने। इसके बाद हम लोग इक्विलिब्रेशंस जाने। इसके बाद हम लोग कंजर्वेशंस, डिसेंडरिंग जाने, मेंटल ऑपरेशंस। ये सारा टॉपिक से क्वेश्चन आता है। अब क्वेश्चन सीधा नहीं देता है, घुमा फिरा के कहानी की तरह बना के क्वेश्चन देता है। आप कितने एक्टिव है, आपका माइंड कितना एक्टिव है, सीटेड इसको परखने की कोशिश करता है। ठीक है, सीटेड इसी चीज को परखने की कोशिश करता है। चलिए अब है हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है संज्ञानात्मक संरचना, यानी कि कॉग्निटिव स्ट्रक्चर्स। ठीक है, इसमें हम लोग वही अब प्याजे जी के 4 फोल्डर थ्योरी पर आ जाएंगे। प्याजे जी का 4 फोल्डर थ्योरी को हम लोग अब अच्छे से विस्तार से जानेंगे। देखिए, किसी भी बालक में मानसिक संगठन या मानसिक क्षमताओं के सेट को हम लोग क्या कहेंगे, मानसिक संरचना कहा जाता है। संज्ञान वही चीजें हैं, हम संज्ञान बनाए किसी चीज पर, उस चीजों को कंबाइंड में जोड़ दिए। ठीक है, सबको आपस में रिलेट कर दिया, रिलेट करके अब किसी भी टॉपिक के ऊपर अपना एक कॉन्सेप्ट बना लिए, वो हम लोग का क्या है, संज्ञानात्मक संरचना है। उसी को हम लोग कहेंगे कॉग्निटिव स्ट्रक्चर्स। ठीक है, क्या बोल रहा है कि किसी बालक के मानसिक संगठन, यानी कि माइंड में जो कुछ भी वो चीजों को ऑब्जर्व कर रहा है, उसको शेप करके रखा हुआ है, या फिर मानसिक क्षमताओं के सेट को, सेट का मतलब क्या, उन सबका अपना एक सेट बना के रखा है। जैसे कि हम लोग ईवीएस का 3, 4, 5 का अपना एक सेट बनाए हैं। हम लोग को माइंड में हम अपना एक सेट बनाया है कि हम लोग को सीटीपी में ये टॉपिक्स पढ़ना है, ईवीएस में ये टॉपिक्स पढ़ना है, मैथ्स में ये टॉपिक्स पढ़ना है, लैंग्वेज में ये टॉपिक्स पढ़ना है। इन सब चीजों का हम अपना अलग अलग सेट बनाए हैं ना। ठीक है, थे तो सब इंडिविजुअली। अब डेवलपमेंट एक अलग इंडिविजुअल टॉपिक है। ये इसके बाद हम लोग का इंडिविजुअल डिफरेंसेस एक अलग है टॉपिक। हम लोग इसके बाद हेरिडिटी एनवायरनमेंट पढ़े, अलग अलग टॉपिक है, लेकिन हम सब टॉपिक्स का एक सेट बनाए ना। तो वही इन सब का कंबाइंड जो एक सेट बनता है, वही हम लोग का कॉग्निटिव स्ट्रक्चर्स कहलाता है। यानी कि छोटे 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 फाइल्स हैं, उन सारे फाइल्स को हम एक फोल्डर के अंदर क्या कर दिए, सेव कर दिए, तो वो हम लोग का एक स्ट्रक्चर बन गया। ठीक है, इसमें और ज्यादा कुछ नहीं है। अब हम लोग प्याजे जी के 4 फोल्डर थ्योरी को जानेंगे। इतना तक अगर किन्हीं को कोई प्रॉब्लम है, डाउट है, तो क्लियर कीजिए। मैम इसी को लास्ट वाले को कॉग्निटिव स्ट्रक्चर को। कॉग्निटिव स्ट्रक्चर, कॉग्निटिव स्ट्रक्चर्स का मतलब क्या है, हम लोग जो भी संज्ञान बनाते हैं, छोटा 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 संज्ञान बनाते हैं। ठीक है, अलग 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 फाइल है, उस फाइल को एक फोल्डर में आप सेव कर दीजिए, एक बड़े थैले में भर दीजिए, तो वो क्या है, वही हम लोग का एक तरह का स्ट्रक्चर हो गया, जिसमें सारे के सारे हम लोग के संज्ञान जो है, समझ जो है, सब के सब सुरक्षित हो गए। उसका अपना एक, सबको क्या किया गया, सारे फाइल्स को एक साथ रिलेट कर दिया गया, जोड़ दिया गया,
और उससे किसी एक टॉपिक का हम लोग का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, हमारा समझ बन गया कि हम लोग जैसे सीडीपी पढ़ रहे हैं, सीडीपी में हम लोग डेवलपमेंट पढ़े, डेवलपमेंट और हम लोग का हेरिडिटी एक दूसरे से रिलेटेड था, चाहे हम लोग इंडिविजुअल डिफरेंसेस पढ़े वो क्या हम लोग के डेवलपमेंट से रिलेटेड था, चाहे आज हम लोग प्याजे जी का थ्योरी पढ़ रहे हैं, क्या ये हम लोगों का बालकों के डेवलपमेंट से रिलेटेड है? सभी चीजें एक दूसरे से संबंधित है ना, जुड़ी हुई है ना। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा, पहले हम सीडीपी जो हम लोग का टॉपिक था, हम लोग क्या जाने, चाइल्ड डेवलपमेंट हम लोग को पढ़ना है, इंडिविजुअली आपने डेवलपमेंट पढ़ा, इसके बाद आपने हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट पढ़ा, इसके बाद आपको धीरे धीरे पता चला कि ये सारी चीजें एक दूसरे से रिलेटेड है। अब जब सीडीपी का सारा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, सभी चीजें जान जाएंगे, तो आप अपना एक कॉन्सेप्ट बनाएंगे कि सीडीपी में हम लोगों ने जितने भी टॉपिक्स पढ़े हैं उस सारे टॉपिक्स में कॉन्सेप्ट क्या बन के आ रहा है। अगर इसका हम लोग कंक्लूजन निकाले तो कंक्लूजन यही निकल कर आ रहा है कि सीडीपी में हम लोगों ने जितने भी इंडिविजुअल टॉपिक्स पढ़े वो सारे के सारे टॉपिक्स बालकों के विकास से संबंधित थे। बालकों का विकास मानसिक तौर पे, बालकों का विकास संज्ञानात्मक तौर पर, नैतिक तौर पर, भाषाई स्तर पर, हर एक स्तर पर बालकों का विकास कैसे हो रहा है, हमारा एक कॉन्सेप्ट बना। इंडिविजुअल सारे चीजों को हम जोड़ कर देखे तो हमारा एक साधारण सा एक कॉन्सेप्ट यही बन रहा है कि ये सारी की सारी चीजें बालकों के विकास से संबंधित था। इसमें बालकों का विकास हर क्षेत्र में कैसे 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 होता है, इसी चीज को जानना और समझना और परखना। इसको हम लोग कहेंगे, क्या कहेंगे, हम लोग का कॉग्निटिव स्ट्रक्चर्स का नाम दिया गया। छोटे 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 कॉन्सेप्ट को जोड़कर एक बड़े कॉन्सेप्ट के ऊपर अपना अवधारणा बनाना, अपनी सोच बनाना, अपना विचार बनाना, हम लोग का कॉग्निटिव स्ट्रक्चर्स कहलाना है। समझ में आया सुभानु जी? यस मैम। नहीं आया तो ऐसा नहीं है कि कोई शर्म का बात है, चार लोग क्या सोचेंगे कि क्यों बार बार पूछ रहे हैं, नहीं समझ में आ रहा, वो कोई ये सब सोचने की जरूरत नहीं है। नहीं आएगा फिर पूछिए। मैम माइंड में हम मैडम कभी भी सब शर्म वाला बात रखते ही नहीं है मैम, क्लियर हो गया ये, सही में क्लियर हो गया। हाँ ज्योति जी बहुत लेट से जुड़ी, क्या बात हो गया? हाँ मैडम, इक्विलिब्रेशन, कंजर्वेशन और डिसेंट्रिंग फिर से समझाइएगा। इक्विलिब्रेशंस, कंजर्वेशन, इसके बाद आप अभी जुड़ी हैं। देखिए इक्विलिब्रेशंस जो हम लोग का टॉपिक था, इसमें हम लोग क्या पढ़े थे, एसिमिलेशंस पढ़े और हम लोग एकोमोडेशंस पढ़े। दोनों को आप अच्छे से कल समझी। एसिमिलेशंस का मतलब क्या है कि हमारे सामने कोई अगर प्रॉब्लम आया, न्यू प्रॉब्लम आया, तो हम अपने पुराने एक्सपीरियंस को उसमें ऐड करके उसको एज इट इज अपना के उस समस्या का समाधान किए, ये हम लोग का एसिमिलेशंस था। एकोमोडेशंस में क्या था कि उससे समस्या का समाधान नहीं हो रहा है तो हम उसमें कुछ ऐड कर दिए, कुछ उसमें से निकाल दिए, या फिर कुछ उसमें बहुत ज्यादा हम लोग सुधार लाए, मॉडिफाई कर दिए। ठीक है, ये सारी चीजें करके हम लोग क्या करते थे, एकोमोडेशंस की कोशिश करते थे। लेकिन यहाँ पे हम लोग का जो इक्विलिब्रेशंस है, साम्य धारण है, इसमें होता क्या था, इसमें होता क्या है कि बच्चा जो है इन दोनों के बीच की कड़ी निकाल रहा है। क्या कर रहा है, एसिमिलेशंस एंड एकोमोडेशंस के बीच की कड़ी निकाल रहा है। यानी कि बच्चा जो है वो अपने पुराने एक्सपीरियंस के थ्रू भी किसी प्रकार का कोई समाधान नहीं कर पा रहा है, उस समस्या का समाधान नहीं कर पा रहा है, और किसी चीज को ऐड करके उसको मॉडिफाई करके भी उस समस्या का समाधान नहीं कर रहा है। उस कंडीशन में वो कोई बीच का रास्ता निकाल रहा है। ठीक है, कैसा क्या कर रहा है, उस कंडीशन में बच्चा कोई बीच का रास्ता निकाल रहा है और तब वो उस समस्या को समाधान करने की कोशिश कर रहा है, तो वो हम लोग का साम्य धारण इक्विलिब्रेशंस कहलाता है। उसमें जब बच्चा अपने आप को सेल्फ रेगुलेट करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, बच्चा जो है अचानक से, मान लीजिए अचानक से कोई न्यूज आ गया, अचानक से कोई ऐसा न्यूज आ गया जिसके लिए हम पहले से बिल्कुल भी प्रिपेयर नहीं थे, या फिर हमको कोई भी आइडिया नहीं था कि इस तरह का कोई घटना घट सकती है या ऐसा कुछ हो सकता है। अचानक से न्यूज आ गया, तो अचानक से जब कोई न्यूज आ जाता है तो हम लोग अचानक से क्या होते हैं, हम लोग जो है कॉग्निटिव रूप से अनबैलेंस हो जाते हैं, हमारा संज्ञान जो है अचानक से एकदम सॉफ्ट रह जाते हैं, हमारा दिमाग ही काम करना बंद कर देता है। होता है ना ऐसा कंडीशन कि अचानक से कोई मैसेज आ गया। अब उस कंडीशन में हम क्या करें? ठीक है, हमको उस समस्या को, हमको उस प्रॉब्लम को फेस करना है। वहां पे हमारा जो है पुराना एक्सपीरियंस भी काम नहीं आ रहा है, उसको मॉडिफाई करने पे भी काम नहीं आ रहा है, तो हम वहां पे बीच का कोई रास्ता निकाल रहे हैं। और बीच का कोई रास्ता निकाल कर हम क्या कर रहे हैं, समझौता कर रहे हैं, अपने आप को सेल्फ रेगुलेट करना, अपने आप को नियंत्रित करना।
अपने आप को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो हम लोग का क्या कहलाता है, इक्विलिब्रेशन कहलाता है, यानी कि इसको हम लोग साम्य धारण कहते हैं, जो दोनों के बीच की कड़ी होती है, बीच का कोई समाधान निकालना, बीच का कोई रास्ता निकाल लेना। जैसे कि बाजार में गए कपड़ा खरीदने, दुकानदार वाला बोल रहा है इतने में देंगे, आप बोल रही हम इतने में देंगे, दोनों में से कोई मान नहीं रहा है, तो तब बोला जा रहा है कि चलिए आपका भी नहीं मेरा भी नहीं, इतने रेट में दे दीजिए, बीच का एक समाधान निकाला गया, वही है साम्य धारण। ठीक है, क्लियर हुआ? हाँ मैडम। इसके बाद हम लोग का कंजर्वेशन जो है, देखिए कंजर्वेशन जो है, कंजर्वेशन में होता क्या है, कंजर्वेशन का मतलब हो गया ना, यहाँ पे ये सुरक्षित करना नहीं होगा। कंजर्वेशन का मतलब होता है कि कोई भी वस्तु जो होती है, कोई भी चीज जो होती है, उसका अपना जो है कुछ ऐसे जो उसकी क्वालिटीज होती है, जो चाहे आप उसका मतलब प्लेस बदल दीजिए, चाहे उसका शेप बदल दीजिए, लेकिन उसका अपना जो क्वालिटी है वो क्वालिटी कभी भी खत्म नहीं होता है। जैसे कि हम फॉर एग्जांपल दे रहे हैं, जैसे कि दूध ही है, दूध को आप एक बड़े कंटेनर में रखिए तो उसका शेप बदल जाएगा, छोटे कंटेनर में रखिए तो उसका शेप अलग हो जाएगा, पतले पाइप में रखिए तो उसका शेप अलग हो जाएगा, लेकिन दूध का जो क्वालिटी है कि वह व्हाइट है और वह लिक्विड है, वह कभी नहीं बदलेगा। ठीक है, एक स्टोन का टुकड़ा ही है, एक स्टोन का टुकड़ा को मान लीजिए आप एक प्लेस से दूसरे प्लेस ले जाइए, आप मान लीजिए प्लेन एरिया से उसको जो है गर्म एरिया में एकदम ठंडे प्रदेश में ले जाइए स्टोन के टुकड़े को, तो वहां पे जाके क्या वो स्टोन का टुकड़ा पिघल जाएगा, लिक्विड बन जाएगा? नहीं, वो स्टोन है, वो हार्ड है, वो हार्ड ही रहेगा, उसका जो मेन जो उसका क्वालिटी है, उसका जो गुण है, वो कभी भी बदलेगा नहीं। हम आज यहाँ इंडिया में हैं, कल को हम ऑस्ट्रेलिया चले जाएंगे तो क्या हम फॉरेनर हो जाएंगे, मेरे बाल पूरे सफेद हो जाएंगे, ठीक है, फॉरेनर्स की तरह मेरी आंखें नीली नीली हो जाएगी? नहीं, हमारा जो मेन गुण है, क्वालिटी है, स्थान बदल जाता है, ठीक है, स्थान समय हम लोग का प्लेस बदल जाएगा, हम लोग का आकार बदल जाएगा, लेकिन हमारे जो हमारा जो मेन गुण है, जो मेन क्वालिटी है, वो कभी नहीं बदलता है। कुछ चीजें ऐसी होती है जो कभी भी स्थान बदलने के बावजूद भी वो चीजें बदलती नहीं है, ये है हम लोग का कंजर्वेशन, इसको कहते हैं हम लोग कंजर्वेशन। यहाँ पे कहीं भी आप जाइए, आप ज्योति ही रहेंगी, वहां जाके आप ज्योति से कोई फॉरेनर नहीं बन जाएंगे, या फिर हम लोग मंगी की तरह बड़े बड़े बाल नहीं आ जाएंगे बदन पे, हम लोग ह्यूमन है, ह्यूमन ही रहेंगे, समझ में आया? तो कुछ जो ऐसे हम लोग के क्वालिटी जो होती है वो कभी भी अपना गुणधर्म नहीं बदलती है। दूध लिक्विड है, लिक्विड ही रहेगा, व्हाइट कलर का होता है, व्हाइट कलर का ही होगा, गोल्ड हम लोग का येलो कलर का है, येलो कलर का ही होगा, चाहे हम उसको कोई भी शेप देते, उसका आकार बदल दे, उसका प्लेस बदल दे, उसको हम लोग हीट में रख दे, उसको मान लीजिए हम लोग पिघला दे, मान लीजिए गोल्ड है, गोल्ड हम लोग का क्या है, हार्ड होता है, उसको मान लीजिए हम उसको बहुत ज्यादा हीट, बहुत ज्यादा टेम्परेचर देके उसको हम लोग मेल्ट कर दे, ठीक है, मेल्ट करने के बाद क्या उसका जो क्वालिटी है, उसका जो कलर है वो चेंज हो जाएगा? वो येलो है, येलो कलर का ही रहेगा, वो अपना कभी भी इस गुण को बदलेगा नहीं, चेंज नहीं करेगा। तो चाहे प्लेस बदल जाता है, ठीक है, शेप बदल जाता है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती है, कुछ क्या हर एक चीजें ऐसी होती है जो अपना जो उसका मुख्य जो गुण धर्म होता है वो कभी भी बदलता नहीं, ठीक है। कुछ चीजें मैम होती उसे है, एग्जाम्पल कॉग्निटिव डेवलपमेंट के हिसाब से बताइए ना, कंजर्वेशन का। कॉग्निटिव डेवलपमेंट के हिसाब से कंजर्वेशन का यहाँ पे ऑब्जर्वेशन करना है, मेंटल एक्टिविटी हो रहा है, हम लोग का कॉग्निशन का मतलब क्या हो गया, मानसिक संक्रियाएं, यानी कि मेंटल जो भी एक्टिविटी है, यहाँ पर भी आप नोटिस कीजिए बच्चा क्या कर रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है, चीजें चाहे किसी भी शेप में रखी जाए, चाहे किसी भी प्लेस में रख दी जाए, उसको बच्चा ऑब्जर्व कर रहा है, मेंटल एक्टिविटी कर रहा है, मानसिक संक्रिया कर रहा है, माइंड में कोई ना कोई एक्टिविटी हो रहा है, उस चीजों को वो ऑब्जर्व कर रहा है, नोटिस कर रहा है कि हर एक चीज बदलने के बावजूद भी उसका हम प्लेस बदल दिए, उसका हम शेप बदल दिए, लेकिन उसका जो एक क्वालिटी है वो नहीं बदला, वो उसका क्वालिटी अभी भी बरकरार है। यहाँ पे संज्ञान कॉग्निशन से ही रिलेटेड है, चीजों को ऑब्जर्व किया जा रहा है और उस चीजों को नोटिस किया जा रहा है, और सारी की सारी चीजें कहाँ हो रही है, हमारे माइंड में हो रही है, मेंटल एक्टिविटी हो रहा है, ठीक है। प्याजे जी का हम लोग जब पोल फोल्ड थ्योरी पढ़ेंगे तो हम लोग इसके बारे में और डिटेल में जानेंगे, ये केवल उस टॉपिक्स को हम इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, जान रहे हैं कि ये होता क्या है एक्चुअली। थ्योरी पढ़ेंगे तो बच्चों में ऑब्जर्वेशन
का क्वालिटी किस एज में आ जाता है, बच्चों में किस स्टेज में जो है आपका ये डिसेंडरिंग का आ जाएगा, मेंटल ऑपरेशंस किस स्टेज में बच्चे बहुत परफेक्टली करने लगते हैं, ये सभी चीजें हम लोग एज बाय एज जानेंगे। चलिए इसके डिसेंट्रिक बाद, मैडम, हाँ डिसेंडरिंग, डिसेंट्रिक डिसेंडरिंग विकेंद्रीकरण, डिसेंडरिंग जो होता है ना, चीजों को बच्चे हम लोग क्या जाने थे कि शुरुआत में बच्चे जो होते हैं वो इगोसेंट्रिज्म होते हैं, वो चीजों को अपने अनुसार, अपने सुविधा के अनुसार वो चीजों को जानते हैं, समझते हैं और अपने अनुसार ही जानते हैं। उनको आप फैक्ट बताइए, शुरुआत में बच्चे सच्चाई से अवगत नहीं होते हैं, उनको जो रियलिटी है, जो फैक्ट है वो नहीं मालूम होती है, वो अपने अनुसार चीजों को जानते हैं, समझते हैं, कहानियों की दुनिया में खोए रहते हैं, उनके अनुसार आसमान से परियां उड़कर आएंगी या छड़ी जो है ये है, बहुत ज्यादा सपनों की दुनिया में रहते हैं बच्चे। हम लोग शुरू में देखे थे ना कि बच्चे बहुत ज्यादा ईगो सेंट्रिज्म में रहते हैं, अपने इर्द वो क्या है, वो सेंटर में है, उनके इर्द गिर्द सभी लोग हैं, सब उसको अटेंशन देंगे, हर चीजें उसके अनुसार होगी, हर चीजों को वो अपने अनुसार सोचते हैं, वो दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यू को एक्सेप्ट नहीं करते हैं या फिर उनमें उतना ज्यादा समझने की क्षमता नहीं होती है। यहाँ पे डिसेंडरिंग का मतलब होता है कि बच्चों को जो है फैक्ट बताना है, ठीक है, बच्चों को सच्चाई से अवगत कराना है कि वास्तविकता क्या है, सच्चाई क्या है। जैसे जैसे 23 से 24 महीने के जैसे ही बच्चे हो जाते हैं ना, शुरुआती दौर में बच्चे बिल्कुल भी ईगोसेंट्रिज्म में रहते हैं, वो चीजों को नहीं जानते हैं, नहीं समझते हैं, वास्तविकता से बिल्कुल भी दूर रहते हैं। लेकिन जैसे ही बच्चे 23 से 24 महीने के हो जाते हैं, बच्चों को क्या होता है, सच्चाई मालूम चलने लगती है, बच्चे जो है फैक्ट को एक्सेप्ट करने लगते हैं, ठीक है। अब बच्चे को बोला जाएगा कि तुमको हम हवा में उड़ा देंगे और तुम उड़ने लगेगा, तो वो चीजें बच्चे अब एक्सेप्ट नहीं करते। बच्चे वास्तविकता से, कार्टून्स बच्चे देखते हैं, टॉम एंड जेरी का कार्टून्स दिखाता है, टॉम एंड जेरी क्या है, उसके ऊपर रोलर चल गया, टॉम एंड जेरी एकदम पतला हो गया। शुरुआत में तो बच्चे उसी चीज को एक्सेप्ट करते हैं, कार्टून्स में जो कुछ भी देखेंगे उसी चीज को फॉलो करेंगे, उनके अनुसार वो सभी चीजें होंगी, ठीक है। टॉम एंड जेरी फट से पेड़ पे चढ़ गया, वो उसको ये मार रहा है, तो जेरी को मार रहा है, ये कर रहा है, उसके पीछे भाग रहा है, दौड़ रहा है, कोई जादूगर जो है जादू से छड़ी घुमाया, वो चीजें उसके हाथ में आ गई, बच्चा उन सब चीजों को वो एक्सेप्ट कर रहा है अपने अनुसार। लेकिन जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, बच्चा सच्चाई को जानने लगता है कि ये केवल कार्टून है, ये केवल कार्टून्स में ऐसा होता है, जादूगर जो छड़ी घुमा के पिज्जा मंगा लिया या फिर उसके पास गिफ्ट आ गया, ये सब केवल कार्टून्स में या टीवी सीरियल्स में होता है। वो धीरे 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 बच्चा सच्चाई को जानने लगता है। तो यहाँ पे डिसेंडरिंग का मतलब क्या होता है, बच्चे को फैक्ट बताना, बच्चे को सच्चाई से अवगत कराना, ठीक है। क्योंकि हम अगर बच्चे को फैक्ट नहीं बताएंगे, सच्चाई नहीं बताएंगे, तो वो भी क्या होगा, वो जो उसकी जो थिंकिंग है, जो उसका सोच है, उसी सोच में वो रहेगा और उसका डेवलप अच्छे से नहीं होगा। तो हमें बच्चे को सच्चाई बतानी है, रियलिटी जो होती है, फैक्ट जो होता है, उस फैक्ट से बच्चे को हमें अवगत कराना है, ठीक है। ये हो गया हम लोग का डिसेंडरिंग। मानसिक मैडम संक्रिया आप समझिए। कंजर्वेशन, हाँ बोलिए। कंजर्वेशन थोड़ा सा अच्छे से बताइए ना। कंजर्वेशन वो बदलना है, स्थिर। कंजर्वेशन का मतलब होता है कि चीजों का, जो हम लोग का किसी भी वस्तु का, चाहे वो ह्यूमंस हो, चाहे कोई थिंग्स हो, कुछ भी हो, चाहे वो कोई लिक्विड हो, चाहे हम लोग का कोई जो है वो ठोस चीजें हैं, कुछ भी चीजें हैं, उसका जो मेन जो क्वालिटी होता है, चाहे आप उसका शेप बदल दीजिए, चाहे आप उसका प्लेस बदल दीजिए, उसका जो मेन जो गुण होता है, क्वालिटी होता है, वह कभी नहीं बदलता है। समझ में आया? हाँ, इसमें कंजर्वेशन में यही है कि उसका जो मेन क्वालिटी होता है वह कभी भी नहीं बदलेगा। समझ में आया? हम जो है, मान लीजिए हमारा गेटअप चेंज कर दिया गया, बॉयज की तरह बाल काट दिए गए, बॉयज की तरह कपड़े पहना दिया गया, तो क्या हम लड़की हैं तो हम लड़की से लड़का बन जाएंगे? नहीं, वो हमारा जो क्वालिटी है वही रहेगा, ठीक है, वह कभी भी चेंज नहीं होगा, ठीक है। चाहे मान लीजिए आज हम फॉरेन लैंग्वेज बोलने लगे, चाहे कोई अदर फ्रेंच लैंग्वेज बोलने लगे, तो क्या हम बिल्कुल चेंज हो जाएंगे? नहीं, हम जो है, जो हमारी जो रियलिटी है वो वही रहेगी, हमारा जो मेन जो क्वालिटी है वो कभी भी चेंज नहीं होता है, ठीक है। लिक्विड चीज है, अगर लिक्विड चीज को हम मान लीजिए आइस ही, ये वाटर ही है, वाटर को हम लोग अगर फ्रीज कर दे, जमा दे और वो आइस में बदल जाएगा, तो आइस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो उसका जो मेन क्वालिटी है वो क्या चेंज हो गया? अब वो हम लोग का लिक्विड से ये बन गया, हम लोग का सॉलिड बन जाएगा? नहीं,
जैसे जैसे उसको टेम्परेचर मिलेगा वो अगेन अपने ही रूप में आ जाएगा, तो वो लिक्विड से सॉलिड कभी नहीं बनेगा। ठीक है, उसका जो मेन क्वालिटी है वो अपना क्वालिटी कभी नहीं छोड़ता है, चाहे आप उसका प्लेस बदल दीजिए, चाहे आप उसका जो है शेप बदल दीजिए, लेकिन वो अपना क्वालिटी नहीं छोड़ता है। समझ में आया? अब हम लोग मान लीजिए आइस को ही हम ये वाटर को ही हम लोग एक ग्लास में फ्रीज कर दें, तो वो ग्लास का शेप ले लिया। ठीक है, हम उसका प्लेस भी चेंज किए, हम उसको जो है नॉर्मल टेम्परेचर से लोएस्ट टेम्परेचर में डाले, इसके बाद हम उसको एक कुछ पानी हम कटोरा में रखे, कुछ पानी हम ग्लास में रखे, दोनों में हम अलग अलग शेप में रखे, लेकिन जब हम उसको फ्रिज से बाहर निकालेंगे तो अगेन वो अपने पुराने रूप में आ जाएगा ना, चाहे हम उसका प्लेस बदल दिए, चाहे हम उसका जो है शेप बदल दिए, लेकिन अगेन वो अपने पुराने रूप में ही आएगा। वो अपना जो है अपना गुण जो है, उसका जो मेन क्वालिटी है कि वो लिक्विड है, वह कभी भी नहीं बदलेगा, और उसका कोई कलर नहीं होता है, वह कभी भी नहीं बदलेगा। ठीक है, दूध को हम एक बड़े पतीले में रख दें, ठीक है, या फिर एक छोटे से ग्लास में रख दें, तो दोनों में उसका शेप में अंतर हो रहा है, प्लेस में अंतर हो रहा है, लेकिन वो दूध दूध ही रहेगा, वो लिक्विड ही रहेगा, वह सफेद ही रहेगा, उसका गुण धर्म कभी भी नहीं बदलेगा, उसका क्वालिटी मेन क्वालिटी जो है वो कभी भी नहीं बदलेगी। ये है हम लोग का कंजर्वेशन। हाँ मैडम, समझ बच्चे में इन आ गया। चीजों को ऑब्जर्व हाँ, मेंटल ऑपरेशन। मेंटल ऑपरेशंस का मतलब क्या, संज्ञानात्मक हम लोग का मेंटल ऑपरेशंस में ये हो जाता है कि हम लोग जो है माइंड हमारा हर समय क्या है, एक्टिव है, हर समय हमारा माइंड जो है कोई ना कोई वर्क कर रहा है। अभी हम पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, हम मेंटल एक्टिव है, मेंटली हम लोग क्या कर रहे हैं, कुछ ना कुछ वर्क कर रहे हैं, कोई ना कोई काम कर रहे हैं, कोई ना कोई क्रिया कर रहे हैं। तो यही हम लोग का मेंटली जो भी एक्टिव होना, किसी भी काम को करना, सोचना, चिंतन करना, ठीक है, समस्या का समाधान करना, ये सारी चीजें हमारे माइंड में दिन भर कुछ ना कुछ होती रहती है। यही हमारा मेंटल ऑपरेशन कहलाता है, मानसिक संक्रिया। हम लोग दिन भर किसी ना किसी चीज से एक्टिव रहेंगे। हम लोग शांत भी बैठते हैं तो माइंड में कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं कि आज हम दिन भर ये किए, चाहे आज हम सुबह में ये सामान बनाए थे, अभी वो बचा है तो रात में केवल रोटी बना लेंगे तो मेरा काम चल जाएगा। ये भी हम लोग का छोटा से छोटा माइंड में कुछ भी छोटा से छोटा चीजों को भी सोचना, ये भी हमारा मेंटल ऑपरेशन होता है। ठीक है, हम सामान को कहाँ रख दिए, मेरा सामान नहीं मिल रहा है, हम बहुत ज्यादा परेशान है, माइंड में बार बार सोच रहे हैं कि कहाँ रख दिए कहाँ रख दिए, मेंटल ऑपरेशन हो रहा है। ठीक है, किसी चीज को सुबह में कुछ ऐसा मतलब फनी इंसिडेंट हुआ था, उस चीजों को सोच के अपने ही दिमाग में सोच के हम हंस रहे हैं, अपने आप में ही मुस्कुरा रहे हैं, ये भी हमारा मेंटल ऑपरेशन हो गया। किसी पे बहुत ज्यादा गुस्सा हो रहे हैं, ये भी हमारा मेंटल ऑपरेशन हो गया। समझ में आया? कल हमको बहुत जल्दी उठना है और हमको कल से कहीं काम पे जाना है, हमको कुछ करना है, तो उसके लिए हम माइंड में जो प्लानिंग कर रहे हैं कि कल हमको ऐसे ऐसे करना है, इतने बजे उठेंगे तो ये सारा काम हो जाएगा और हम टाइम पे वहां पे पहुंच जाएंगे, ये भी हमारा मेंटल ऑपरेशन हो रहा है। माइंड में हम लोग जो कुछ भी कर रहे हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं एक्टिविटी, वो सब हम लोग का मेंटल ऑपरेशन में आते हैं। क्लियर हुआ या नहीं? हाँ मैडम। दूध जल रहा है क्या सर? एक मिनट। अच्छा चलिए, देखिए अभी हम यहाँ बैठे हुए हैं और हम देखे नहीं कि किचन में चाहे गैस पे कुछ रखा हुआ है नहीं, हमको स्मेल आया। ठीक है, हमको एक स्मेल आया, हम स्मेल आया तो हमने क्या सोचा कि दूध जल रहा है, दूध उबल रहा है। तो हम क्या किए, हम क्या पहला एक्टिविटी क्या किए, पहले हम अपने सेंस ऑर्गन के थ्रू इंफॉर्मेशन कलेक्ट किए, इसके बाद हम उसको अपना अपना एक कॉग्निशंस बनाए, समझ बनाए कि ये जो स्मेल है ये किस चीज का स्मेल है। ठीक है, हम उस पर अपना एक कॉग्निशंस बनाए, समझ बनाए कि ये दूध जलने का स्मेल है। तो ये हम लोग जो कॉन्सेप्ट बनाते हैं, अपना एक अवधारणा बनाते हैं किसी चीज के प्रति, तो ये प्रोसेस से होकर गुजरा, पहले स्मेल किए, इसके बाद उसके ऊपर अपनी समझ बनाए, तब हम लोग दूसरे को इन्फॉर्म किए कि आप शायद गैस पे कुछ बैठाए हैं, कुछ जल रहा है, चाहे कुछ हो रहा है। तो ये हम लोग का
और ये सारी चीजें, ये जितनी भी घटनाएं हैं हम लोग के डेली लाइफ में होता ही रहता है। डेली लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा होता है। हम लोग देखिए, अगर आप लोग नोटिस कीजिएगा तो संज्ञान जो हम लोग कॉग्निटिव डेवलपमेंट पढ़ रहे हैं, ये हमारे डेली लाइफ से जुड़ा हुआ है। डेली लाइफ में हम लोग इससे कुछ ना कुछ रिलेटेड चीजें कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं। ये आज सभी के सभी ये कहाँ चले गए? चलिए, हो गया, क्लियर हो गया। अभी हम लोग प्याजे जी की थ्योरी पर आते हैं, 4 फोल्डर थ्योरी पर आते हैं। तो प्याजे जी का 4 फोल्डर थ्योरी क्या क्या था हम लोग का? सेंसरी मोटर स्टेज 0 से 2 वर्ष, ठीक है। इसके बाद प्री ऑपरेशनल स्टेज 2 से 7 वर्ष। इसके बाद हम लोग का कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज 7 से 11 वर्ष। और इसके बाद फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज 11 से 15 या फिर उससे भी अबव, उससे भी ऊपर का एज हो जाएगा। समझ में आया? ये हम लोग का प्याजे जी का 4 फोल्डर थ्योरी था। इन सब चीजों का कॉन्सेप्ट माइंड में बन गया ना, समझ में आ गया ना कि एसिमिलेशन क्या है, एकोमोडेशन क्या है, कंजर्वेशन क्या है, डिसेंटरिंग क्या है। ये सब चीजों को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब हम लोग 4 फोल्डर थ्योरी को जानेंगे। एज सबका याद रखिएगा, प्याजे जी के अनुसार एज क्या है, ठीक है। प्याजे जी सबका एज क्या क्या रखे हैं, क्योंकि उन्होंने खुद अपने बच्चे के ऊपर, अपने दोनों बच्चे के ऊपर ऑब्जर्वेशन किया है और देखा है कि किस किस स्टेज में बच्चे कौन कौन सी चीजों को सीख जाते हैं या कौन कौन सा उनमें क्वालिटी आ जाता है, ठीक है। इतना क्लियर है ना? यस मैम। चलिए, प्याजे जी देखिए, यहाँ पे अब हम लोग प्याजे जी की कुछ बातें हैं, 3 पॉइंट्स है, इसको आप लोग जानिए। देखिए, इसमें बोल रहा है कि बालक जो होते हैं धीरे धीरे शुरुआत करते हुए अपनी बौद्धिकता को अमूर्त से तर्कपूर्ण चिंतन में परिवर्तित करते हैं। बच्चे जन्म लिए, चीजों को क्या करते हैं, अपने एनवायरमेंटल से इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं, उसके प्रति अपना संज्ञान, जैसे कि हम लोग कल क्या पूछे थे, स्कीमा क्या होता है, इस चीज पे हम लोग बहुत देर तक डिस्कस किए थे। तो पहले बच्चे उस पर अपना संज्ञान बनाते हैं, अपना एक स्कीमा बनाते हैं कि ये एक्चुअल में है क्या, बनाते हैं ना, उसका एक समझ बनाते हैं बच्चे। तो शुरू से बच्चे जो है क्या करते हैं, चीजों को समझने की, जानने की कोशिश करते हैं, उसका स्कीमा बनाते हैं। इसके बाद जो है उस पर वो धीरे धीरे डेवलप्ड होते जाते हैं। और पहले बच्चे जो होते हैं किसी चीज को जो है अमूर्त रूप से जानते हैं। इसके बाद उस पर लॉजिकल पूर्व जो है बच्चे लॉजिक के आधार पर उस चीजों को जानने लगते हैं। पहले बच्चे शुरुआत में हम बच्चों को कोई भी चीज बताएंगे या समझाएंगे तो वो बच्चे जो है उन चीजों को देखकर ही अपना कॉन्सेप्ट बना पाएंगे, ठीक है। कैसे बच्चे मूव करते हैं, बच्चे पहले चीजों को कॉन्क्रीट रूप में देखेंगे, इसके बाद ही उस पर अपना कॉन्सेप्ट बनाएंगे। हम उसको वर्बली बता देंगे ना तो बच्चों को उसका कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा, ठीक है। छोटे बच्चों को देखिएगा क्लासरूम में भी पढ़ाया जाता है, मान लीजिए प्लांट के विषय में पढ़ाया जा रहा है तो प्लांट का पिक्चर्स ड्रॉ करेंगे, उसमें ब्रांचेस होते हैं, लीव्स होते हैं, फ्लावर्स होते हैं, फ्रूट्स होते हैं, उसके रूट्स होते हैं, सारे उसके पार्ट्स को डिस्क्राइब करके ब्लैक बोर्ड पे बच्चों को दिखाया जाएगा। तो बच्चे उसका कॉन्सेप्ट बना पाएंगे, उसकी समझ बना पाएंगे। तो बच्चों का शुरुआत कहाँ से हो रहा है, कॉन्क्रीट से लेकर लॉजिक पावर तक जा रहा है। धीरे धीरे कॉन्क्रीट चीजों को देख देख कर बच्चे जो है अपनी समझ बनाएंगे। इसके बाद जो है बच्चे उस पर अपना लॉजिक देते हैं, अपना तर्क देते हैं कि ये चीजें ऐसे हुई तो क्यों हुई। अगर आप उसको चीजों को रियल में दिखाएंगे नहीं या फिर ब्लैक बोर्ड पे पिक्चर्स बना के नहीं बताएंगे तो बच्चों का कॉन्सेप्ट जो है उस चीजों पे क्लियर नहीं होगा और बच्चे जो अपना लॉजिक देंगे वो लॉजिक परफेक्ट नहीं रहेगा, ठीक है। वो लॉजिक क्या होगा, परफेक्ट नहीं रहेगा। तो मैम क्या अमूर्त रूप क्या होता है? अमूर्त रूप का मतलब होता है कॉन्क्रीट रूप, मतलब हो गया कि वो चीजों को हम बच्चों को दिखा के, ठीक है। मान लीजिए हम प्लांट्स के विषय में बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो प्लांट्स का ड्रॉ कर दिए ब्लैक बोर्ड पे, या फिर हम ग्लोब के विषय में बता रहे हैं तो ग्लोब ला के दिखा दिए, उसका एक मॉडल दिखा दिए। तो जो चीजें हम बच्चों को दिखा के बता रहे हैं उसका कॉन्सेप्ट बच्चों में अच्छे से क्लियर होता है। अमूर्त का मतलब क्या होता है, वो बच्चे के सामने, आंखों के सामने नहीं है, हम वर्बली केवल उस चीजों के विषय में बता रहे हैं और समझा रहे हैं। समझ में आया? वो चीजें बच्चों के सामने नहीं है। और ये जो कंडीशंस होता है ना, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड स्टेज तक बच्चे किसी भी चीज को कॉन्क्रीट रूप में नहीं समझते हैं, ठोस रूप में नहीं समझते हैं, ठीक है। जब बच्चे
हम लोग के 4th स्टेज में चले जाएंगे, यानी कि फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में जब बच्चे जाते हैं, तब बच्चों को का जो कॉन्सेप्ट है इतना ज्यादा डेवलप्ड कर जाता है कि बच्चों को कोई चीजें जो है आप उसका पिक्चर्स नहीं भी दिखाएंगी या फिर आप उसका मॉडल नहीं भी दिखाएंगी, तो भी बच्चे उन चीजों को जान सकते हैं, समझ सकते हैं, उस पर अपना लॉजिक दे सकते हैं, क्या फैक्ट है उस चीजों को बच्चे बता सकते हैं। तो प्याजे जी ने यही एज बताया है कि इस एज में बच्चों में जो है हम लोग का बिना किसी चीजों को देखे या बिना किसी मॉडल के भी अगर चीजों को बताया जाए, समझाया जाए, तो बच्चे उसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं, उसमें बच्चे अपना लॉजिक दे सकते हैं, ठीक है, उन चीजों को अच्छे से वो ऑब्जर्व कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले वाले स्टेज में नहीं कर सकते। उनसे पहले वाले 3 जो स्टेज होते हैं, उन स्टेज में बच्चों को कॉन्क्रीट रूप में या मॉडल दिखाकर या फिर पिक्चर्स बनाकर, हो सके तो उनको विजिट कराकर हमें उन चीजों को बताना या समझाना पड़ता है। समझ में आया? छोटे हम लोग ईवीएस में पढ़ते हैं ना, चर्चा कीजिए, डिस्कस कीजिए, वस्तु को दिखाइए, संभव हो सके तो वहां ले जाके विजिट करवाइए। मलेरिया वाला हम लोग क्या पढ़े थे? आप लोग पूरा डिटेल्स पता नहीं पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं। मलेरिया वाला में हम लोग क्या पढ़े थे कि हॉस्पिटल्स ले जाइए, पेशेंट से, डॉक्टर से बच्चों की बातचीत करवाइए, क्या कंडीशंस होता है, ये सब चीजों को बच्चे अगर फेस करेंगे तो बच्चों का कॉन्सेप्ट जो है, समझ जो है, वो ज्यादा अच्छा बनेगा। लेकिन वही जब बच्चे 4th स्टेज में चले जाते हैं, प्याजे जी के अनुसार हम लोग का 11 to 15 या उससे अलग वाले स्टेज में चले जाते हैं, तो आप कॉन्क्रीट रूप में नहीं भी दिखाएंगे, अमूर्त रूप जिसको कहते हैं, ठीक है, उसमें नहीं भी दिखाएंगे तो भी बच्चे जो है उन चीजों का कॉन्सेप्ट बना सकते हैं। उनमें फिर उनका मेंटल स्टेटस इतना बढ़ जाता है, समझ इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि बच्चे चीजों को ऑब्जर्व करने लगते हैं, समझने लगते हैं, बिना कॉन्क्रीट रूप में देखे भी। ठीक है, अभी हम लोग स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे तो सब समझ में आएगा। बहुत ज्यादा टाइम हो गया क्या? सभी लोग लीव करते जा रहे हैं। तो क्या बोल रहा है? अमूर्त और तर्कपूर्ण चिंतन में परिवर्तन कर लेता है। प्याजे के इस सिद्धांत की 3 महत्वपूर्ण विशेषता है। प्याजे जी ने इसका 3 इंपॉर्टेंस बताया है। देखिए, पहला क्या है कि प्याजे द्वारा दी गई ये सभी अवस्थाएं विकास के सामान्य सिद्धांत को दर्शाती है। जो बच्चों का डेवलप हो रहा है, हर किसी का डेवलपमेंट तो एक जैसा हो रहा है, हर किसी का जो है स्टेज एक है, हर कोई जो है इन्फेंसी, प्री चाइल्डहुड, पोस्ट चाइल्डहुड, इन्हीं सब से होकर गुजरता है। हर किसी में वही क्वालिटी आती है। इंडिविजुअली सब डिफरेंट होते हैं। कोई जल्दी बोलना सीखा, कोई कम बोलना सीखा, किसी को शब्दों का पावर, नॉलेज ज्यादा हो गया, किसी को शब्दों का पावर उसके अनुसार कम हो गया। लेकिन स्टेजेस तो सब सेम है ना, डेवलपमेंट तो उसी स्टेज में सब वही सब सारी चीजें हो रही हैं। तो सामान्य सिद्धांत को दर्शाते हैं। देखिए, बोल रहा है कि संज्ञानात्मक विकास के होने वाले बदलाव शामिल हैं। हर स्टेज में हमको बच्चे के हर एक स्टेज में आपको कोई ना कोई कॉग्निटिव चेंजेस देखने को मिलेगा, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग देखें कि इन्फेंसी स्टेज में बच्चों में हम लोग को कोई कॉग्निटिव चेंज देखने को मिला, बच्चों में कोई हम लोग का कॉग्निटिव स्किल आया, कोई गुण आया। तो इसका मतलब ये नहीं कि जब बच्चा 2nd स्टेज में जाएगा तो अचानक से उसमें कोई दूसरा कॉग्निटिव स्किल आ जाएगा, उसका कुछ संज्ञान जो है बहुत ज्यादा डेवलप कर जाएगा और अचानक से उसमें कोई नया गुण 2nd स्टेज में आ गया। ऐसा नहीं होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। अचानक से कोई गुण बच्चे में अचानक से नहीं आएगा। वो या तो शुरुआत जो है 1st स्टेज से ही हो जाती है, उस स्टेज में जाके डेवलप करती है, और नहीं तो 1st के लास्ट से स्टार्ट होगी, ठीक है। लेकिन कोई भी गुण जो है बच्चों में अचानक से नहीं आएगा, उसकी शुरुआत कहीं ना कहीं उसके पीछे वाले एज से ही हो जाती है। और सब एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, जुड़े होते हैं, इंडिविजुअल नहीं होते, अलग नहीं होते हैं। इसी को कहते हैं हम लोग इंटीग्रेटेड, एकीकरण। एकीकरण का मतलब सब क्या, एक दूसरे से सब कनेक्ट होते हैं, सब जुड़े होते हैं, और अचानक से बच्चों में कोई गुण नहीं आता है। देखिए, यहाँ पे बोल रहा है कि सभी अवस्थाएं एक दूसरे के साथ एकीकृत होती हैं, जुड़ी होती हैं, ठीक है। हम बोल देंगे कि बच्चों में जो है 4th स्टेज में अचानक में बच्चों में जो है अमूर्त रूप से चीजों को जानने और समझने की क्षमता आ जाती है, नहीं, बिल्कुल नहीं। अचानक से भी बच्चों में ये गुण नहीं आता है। बच्चे अपने 3rd स्टेज तक कॉन्क्रीट रूप में चीजों को देखे, जाने, समझे, उसका कॉन्सेप्ट बनाए, ठीक है। बनाते बनाते बच्चों का माइंड डेवलप्ड कर गया, और ये वाला क्वालिटी जो है हम लोग का 3rd के लास्ट तक बच्चों में ये चीजें विकसित होने लगती है, मतलब स्टार्ट हो जाती है, और 4th स्टेज में जाते जाते पूरी तरीके से डेवलप हो जाती है। अब मान लीजिए यहाँ पे हम लोग का कंजर्वेशन जो हम लोग पढ़े,
संरक्षण वाला जो पढ़े, तो संरक्षण का गुण जो है बच्चों में कौन से स्टेज में आ जाता है? तो संरक्षण का गुण, सपोज दैट संरक्षण का गुण जो है बच्चों के थर्ड स्टेज में आ जाता है। थर्ड स्टेज में अचानक से तो नहीं पनपा, सेकेंड स्टेज में उसका कहीं ना कहीं बीज गया होगा, बच्चा कहीं ना कहीं उसकी शुरुआत किया होगा, तब ना थर्ड स्टेज में बच्चों में संरक्षण का गुण आया। ठीक है, बच्चों में जो है हम लोग का एसिमिलेशन की क्वालिटी आ गई। कौन से स्टेज में आ गई? तो किसी ना किसी स्टेज में उसकी शुरुआत होगी, तभी दूसरे स्टेज में वो पूरी तरीके से डेवलप्ड हो गया। तो सब के सब क्या होते हैं? एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, एकीकरण का मतलब होता है जुड़ा होना, एक दूसरे से सब जुड़े होते हैं, इंटीग्रेटेड होते हैं। देखिए इसके बाद बोल रहा है कि ये सभी अवस्थाएं अपरिवर्तनीय हैं, बदलती नहीं है। ऐसा नहीं है कि इस स्टेज में ये वाला गुण आया, दूसरे स्टेज में कोई दूसरा आ जाएगा। ठीक है, जो हमेशा एक क्रम से ही होती है और एक सीक्वेंस वाइज होगी। ऐसा नहीं है कि बच्चा जो है पहले बोलना सीख गया, इसके बाद बच्चा चलना सीख गया, कुछ ऐसा नहीं होता है। बच्चे में स्टेप बाय स्टेप सारे, मतलब जैसे कि हम लोग इससे पहले वाले में पढ़े थे कि वॉल्यूम का आइडिया होने से पहले बच्चे में वेट एंड मास का आइडिया आ जाता है कि उसका वजन कितना है, उसका मास कितना है, इसका आइडिया बच्चे में हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद बच्चे में वॉल्यूम का आइडिया आएगा। तो हर जो है चीजें जो है बच्चा जो जान रहा है, समझ रहा है, वो स्टेप बाय स्टेप हो रहा है। जैसे बच्चा स्टेप बाय स्टेप चलना सीख रहा है, चलना सीखता है ना, चार पैरों से, फिर समान चीजों को पकड़कर, फिर धीरे धीरे कदम बढ़ाकर, फिर ना बच्चा अपने पैरों पर चलना सीखता है। तो वो भी तो स्टेप बाय स्टेप हो रहा है। उसी तरीके से हर चीजों को बच्चा जो है स्टेप बाय स्टेप सीखता है, अचानक से नहीं सीखता है। और ऐसा नहीं कि ये चीजों को सीख लिया इसके बाद ये बाद में सीखता है। जो जो चीजें फर्स्ट स्टेज में आने वाली है वो फर्स्ट में ही आएंगी। ठीक है, और जो उसके बाद सीखना, जो जो गुण जो है उसके बाद आएगी वो उसके बाद। ऐसा नहीं कि बच्चों में जो है कॉन्क्रीट चीजों को देखकर जानकर, चीजों को देखकर जानकर समझकर चीजों को समझने का जो कॉन्सेप्ट बनाने का जो बच्चों में जो प्रोसेस है, वो बच्चों का फोर्थ स्टेज के बाद आएगा। ऐसा नहीं है, चाहे फोर्थ स्टेज में जो बच्चों का क्वालिटी आ रहा है वो थर्ड स्टेज में ही आ जाएगा। ऐसा नहीं, वो फोर्थ स्टेज में आ रहा है वो फोर्थ स्टेज में ही आएगा, वो लास्ट में ही आएगा। स्टेप बाय स्टेप चीजों को जानने के बाद ही वो चीजें आएंगी। ठीक है, तो किसी भी अवस्था को छोड़ा नहीं जा सकता है। हम लोग यहाँ पे प्याजी जी का जो 4 फोल्डर थ्योरी पढ़ा है ना, इसमें से उनका कोई भी एक थ्योरी जो है हम उसको स्किप नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है कि हम जो सेंसरी मोटर स्टेज है और इसके बाद हम जो है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज पे चले जाएं, बीच वाला जो है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, सॉरी हम लोग का प्री ऑपरेशनल स्टेज को छोड़ दें। किसी भी स्टेप को स्किप नहीं किया जा सकता है हम छोड़कर। अब बच्चा जो है इन्फेंसी स्टेज से डायरेक्ट पोस्ट चाइल्डहुड में चला जाएगा, बीच वाला स्टेप गायब हो जाएगा? नहीं होगा ना, उसको क्रॉस करके ही ना आगे बढ़ेगा। तो किसी भी स्टेप को छोड़ा नहीं जा सकता है। ठीक है, थर्ड बोल रहा है कि ये सभी अवस्थाएं सार्वभौमिक, सार्वभौमिक का मतलब होता है यूनिवर्सल होती है। चाहे वो इंडिया के बच्चे हों, चाहे ऑस्ट्रेलिया के हों, चाहे अफ्रीका के हों, चाहे हिमालय पे रहने वाले हों, चाहे कहीं के भी हो, ये जो है यूनिवर्सल है। हर जगह बच्चों को ये सारे स्टेजेस को ही फॉलो करके आगे बढ़ना पड़ता है। हर जगह बच्चा जन्म लेता है, ठीक है, इन्फेंसी में जाएगा, प्री चाइल्डहुड में जाएगा, पोस्ट में जाएगा, एडोलेसेंस में जाएगा, तब एडल्ट में आएगा। ये सारे चीजों को, हाँ, हर स्टेज में एज जो है थोड़ा बहुत डिफरेंट है, मेंटल एक्टिविटी के अनुसार एज थोड़ा डिफरेंट है। कहीं जो है हम लोग शैशवावस्था को 2 नहीं मानकर 5 माना गया है। चाहे हम लोग के कंट्री में देखा गया है ज्यादातर कि हमारे यहाँ जो बच्चों को मैथ्स या फिर फिगर्स का जो नॉलेज दिया जाता है वो बच्चों को थोड़ा लेट से होता है। चाइनीज लोग जो होते हैं उनमें ये चीजों का ज्ञान जो होता है बहुत पहले आ जाता है। देखिएगा चाइनीज के बच्चों को देखिएगा, वो लोग ओलंपिक में बहुत ज्यादा जाते हैं। उनको उनका बॉडी का टर्न करना, सब चीजों को करना बचपन से ही ये सारी चीजें सिखाई जाती हैं, जो कि हमारे कंट्री में वो चीजें बच्चों को बहुत लेट से सिखाई जाती है। तो वो चीजें उनमें बहुत पहले ही डेवलप्ड हो जाती है। जैसे कि हमारे कंट्री में बच्चों को मैथ्स का या फिर फिगर्स का नॉलेज जो है 1 बाय 1 स्टेप करके सिखाया है। चाइनीज लोग जो होते हैं, चाइना के जो लोग होते हैं ना, उनको बहुत पहले ही ये सारा कॉन्सेप्ट बता दिया जाता है, समझा दिया जाता है। ठीक है, तो उनका जो माइंड होता है वो हमारे माइंड की तुलना हमारे कंट्री के जो बच्चे होते हैं उनसे एक स्टेप ज्यादा होता है, एक स्टेप पहले होता है। वो चीजों को हमसे पहले उनका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, हम अभी उस स्टेज में आए हैं, उसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है। ठीक है,
समझ में आया? इसके बाद देखिए बोल रहा है कि यानी बालक चाहे कहीं भी हो, किसी भी जगह पे हो, किसी भी प्लेस में हो, इन अवस्थाओं से होकर बच्चों को गुजरना ही होता है। समझ में आया? चलिए एक नोट है, सुनिए उसको। यदि हम संज्ञानात्मक विकास यानी कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट के सिद्धांत की बात करें तो इसके लिए कई सिद्धांत दिए गए हैं, बहुत सारा कॉग्निटिव डेवलपमेंट में, और भी बहुत सारे हम लोग के मनोवैज्ञानिक जो है उन्होंने अपनी थ्योरी दी है। ठीक है, बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों ने अपनी थ्योरी दी है, लेकिन सीटेड और टेट में दो ही मनोवैज्ञानिकों की थ्योरी को हम लोगों को पढ़ना है, एक तो पियाजे जी की और दूसरा वाइगोत्स्की की। ठीक है, इसको याद रखिएगा। कॉग्निटिव डेवलपमेंट पे और भी बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों ने अपनी थ्योरी दी है, लेकिन उनका उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। सीटेड या टेट की एग्जाम हो, जो भी एग्जाम हो, उसमें हम लोगों को पियाजे जी और वाइगोत्स्की जी की ही थ्योरी को पढ़ना है। ठीक है, बोल रहा है देखिए जीन पियाजे जी की थ्योरी आएगी ना, तो जीन पियाजे जी का कॉग्निटिव डेवलपमेंट का थ्योरी, जीन पियाजे जी का कॉग्निटिव डेवलपमेंट का थ्योरी के नाम से जाना जाता है। और पियाजे जी का अगर नाम, सॉरी वाइगोत्स्की जी का नाम अगर आता है, ठीक है, तो वाइगोत्स्की जी का हम लोग का डायरेक्ट कॉग्निटिव डेवलपमेंट नहीं दिखता है। वाइगोत्स्की जी का अगर नाम आएगा तो सामाजिक सांस्कृतिक यानी कि हम लोग का सोशल कल्चर थ्योरी इनको कहा जाता है। वाइगोत्स्की जी ने क्या थ्योरी दी है, तो सोशल हम लोग का कल्चर थ्योरी जो है वाइगोत्स्की जी ने दी है। ये भी हम लोग का कॉग्निटिव डेवलपमेंट ही है, लेकिन वाइगोत्स्की जी के थ्योरी को सोशल कल्चर के नाम से जाना जाता है, क्योंकि उन्होंने समाज को, संस्कृति को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया है और पियाजे जी ने इंपॉर्टेंस नहीं दिया है। ठीक है, धीरे धीरे दोनों में क्या डिफरेंस हम लोग समझेंगे। तो वाइगोत्स्की जी की थ्योरी को, ये भी उनका कॉग्निटिव डेवलपमेंट का ही थ्योरी है, लेकिन उनको हम लोग सोशल कल्चर क्यों कहते हैं, क्योंकि उन्होंने सोसाइटी को या फिर हमारे कल्चर को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया है, इसीलिए उनकी थ्योरी का नाम सोशल कल्चर थ्योरी है। और पियाजे जी ने कॉग्निशंस को, संज्ञान को, हम लोग क्या एग्जाम्पल पढ़े थे कि बच्चे जो होते हैं एक नन्हे आविष्कारक होते हैं, ठीक है, एक वैज्ञानिक होते हैं, ये पियाजे जी ने कहा है। और बच्चे अपने इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्ट होके, एक्टिवली इंटरेक्ट होके अपने कॉग्निशंस यानी कि अपनी समझ का निर्माण जो है खुद स्वयं करते हैं, सेल्फ, बिना किसी की हेल्प के। ये पियाजे जी ने कहा है। वाइगोत्स्की जी का अगर हम लोग विचार जानेंगे तो जस्ट इससे ऑपोजिट है। वाइगोत्स्की जी हेल्प की बात करते हैं, वाइगोत्स्की जी हम लोग का सोसाइटी और कल्चर की बात करते हैं, पियाजे जी इसकी बात नहीं करते। तो ये आता है, याद रखिएगा, पियाजे जी की थ्योरी है कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी, और वाइगोत्स्की जी का पूछेगा कॉग्निटिव डेवलपमेंट का ही थ्योरी है, लेकिन उनका नाम क्या दिया जाता है, सोशल कल्चर थ्योरी के नाम से जाना जाता है, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के नाम से वाइगोत्स्की जी की थ्योरी को जाना जाता है। इसके बाद हम लोग यहाँ पे वाइगोत्स्की जी के अलावा अगर देखा जाए तो हम लोग के एक और है मनोवैज्ञानिक जिन्होंने कॉग्निटिव डेवलपमेंट पे दिया है, लेकिन उनसे क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं आता है, ब्रूनर जी। ठीक है, ब्रूनर जी का नाम भी दिया गया है कि ब्रूनर जी ने भी कॉग्निटिव डेवलपमेंट पे थ्योरी बनाई थी, लेकिन सीटेट और टेट में कभी भी ब्रूनर जी से कोई क्वेश्चन नहीं आता है। क्वेश्चन आएगा आपका पियाजे जी से और वाइगोत्स्की जी से, इन्हीं दोनों जन से आएगा। ठीक है, इतना क्लियर हुआ? ये चीजों को रट जाइए, ये चीज को एकदम रट जाइए ध्यान में एकदम। पियाजे जी कॉग्निटिव डेवलपमेंट, वाइगोत्स्की जी सोशल कल्चरल, ठीक है, डेवलपमेंट की थ्योरी इन्होंने दी है। क्यों दी है? क्योंकि वाइगोत्स्की जी जो है समाज को, संस्कृति को बहुत ज्यादा बच्चों के डेवलपमेंट में इंपॉर्टेंट नहीं मानते हैं। ठीक है, पियाजे जी जो है बच्चों के डेवलपमेंट में, हम लोग ये सब चीजें जो पढ़ रहे हैं, बच्चों के कॉग्निशंस का डेवलपमेंट हो रहा है, बच्चे के संज्ञान का विकास हो रहा है, तो बच्चे के समझ, बच्चों का जो समझ विकसित हो रहा है, बच्चों का जो ज्ञान विकसित हो रहा है, इसको विकसित होने में पियाजे जी ने समाज को और हमारी संस्कृति को कोई इंपॉर्टेंस नहीं दिया है। उनके अनुसार बच्चों का जो कॉग्निशंस जो डेवलप कर रहा है, उसमें सोसाइटी का बहुत ज्यादा रोल नहीं है, या फिर हमारे कल्चर का बहुत ज्यादा रोल नहीं है। ठीक है, पियाजे जी ने इसको इंपॉर्टेंस दिया है, इसीलिए इनका थ्योरी का नाम ये है। सॉरी, वाइगोत्स्की जी, सॉरी, पियाजे जी। एक चीज और, पियाजे जी जो लैंग्वेज को भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं। हम लोग सोचिए, हम लोग दिमाग में जो कुछ भी सोचते हैं, समझते हैं, अपने लैंग्वेज में करते हैं ना। मान लीजिए कोई प्रॉब्लम आ गया, कुछ आ गया, माइंड में ही कुछ सोच रहे हैं, तो भाषा का इस्तेमाल तो हो रहा है ना, वहां पे लैंग्वेज का इस्तेमाल तो हो रहा है ना। कुछ भी सोचते हैं, समझते हैं, तो दिमाग में जो है अपनी जो हम लोग का जो मदर टंग होता है, जिससे हम लोग समस्या, मतलब
सोचते हैं कि ऐसा होता तो ऐसा हो जाता, काश हम ये कर लेते, या फिर कल मॉर्निंग में जाना है तो प्लानिंग भी कर रहे हैं, तो एक लैंग्वेज के माध्यम से प्लानिंग करते हैं। भले हम बोल नहीं रहे हैं, किसी को बातें सुनाई नहीं दे रही है, लेकिन दिमाग जो है वो किसी लैंग्वेज के माध्यम से ना वो पैटर्न पूरा बना रहा है। तो प्याजे जी लैंग्वेज को भी बच्चों के संज्ञान के डेवलपमेंट में जो है, कॉग्निशंस के डेवलपमेंट में प्याजे जी लैंग्वेज को इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं, जबकि वाइगोस्की जी देते हैं। वाइगोस्की जी इसको इंपॉर्टेंस देते हैं कि बच्चों का जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो रहा है उसमें लैंग्वेज का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। अगर हमारा कोई लैंग्वेज ही नहीं रहता, भाषा ही नहीं रहती, तो हम अपनी चीजों को शेयर कैसे करते, दूसरी चीजों को जानते कैसे? ये वाइगोस्की जी करते हैं। लेकिन प्याजे जी क्या बोलते हैं कि बच्चे अपने वातावरण के साथ, अपने एनवायरनमेंट के साथ एक्टिवली खुद ही इंटरेक्ट होके अपने ज्ञान का निर्माण खुद करते हैं बिना किसी की हेल्प के। और प्याजे जी का अगर देखा जाए, सॉरी बार बार प्याजे जी बोलते हैं, वाइगोस्की जी का अगर देखा जाए तो वो कहते हैं कि बच्चे अपने एनवायरनमेंट के साथ एक्टिवली इंटरेक्ट होके अपने ज्ञान का निर्माण तो करते ही हैं, खुद करते ही हैं, लेकिन अगर कहीं उनको कोई डिफिकल्टी आए, कोई समस्या आए, तो अगर हम उनको थोड़ा सा सपोर्ट कर दे, थोड़ा सा उनको पुश कर दे, ठीक है, तो हमारे पुश से, हमारे सपोर्ट से अगर वो अपने गोल तक पहुंच जाते हैं, तो सपोर्ट करना भी जरूरी है। जैसे कि मान लीजिए हम बच्चे को साइकिल चलाना सिखा रहे हैं, हम पीछे से पकड़ लिए, थोड़ा सा सपोर्ट कर दिए, बच्चा पैडल मारने लगा, हम छोड़ दिए, हमारे सपोर्ट से बच्चा सीख गया ना। हमारा बिना सपोर्ट के बच्चा बार बार चढ़ रहा था गिर जा रहा, चढ़ रहा था गिर जा रहा, चढ़ रहा था गिर जा रहा था, लेकिन हमने थोड़ा सा सपोर्ट कर दिया, थोड़ा सा बच्चा को आगे तक मूव कर दिया, बच्चा खुद से चलाना स्टार्ट कर दिया, तो हमारा सपोर्ट वहां पे काम आया ना। ये दोनों के थिंकिंग में ये हम लोग का डिफरेंट है। तो हम लोग 4 फोल्डर थ्योरी अब कल से डिटेल से स्टार्ट करेंगे कि फर्स्ट स्टेज में बच्चों में क्या क्या क्वालिटी आती है, इतना तक क्लियर होना चाहिए आप लोग। क्लियर हुआ? यस मैम, यस मैम। हाँ मैम। ठीक, जी मैम। चलिए फिर आप आज का क्लास फिर यहीं पे ऑफ करते हैं, और कल हो सके तो क्लास कल का लेट से होगा, 6 बजे से, 6 बजे से होगा, ठीक है? थैंक यू। 7 या 7:30। हाँ 6 से 7 या 7:30 जो भी है। हम अगर एक्टिव रहेंगे तो ज्यादा टाइम लेंगे, हम अगर एक्टिव नहीं रहेंगे ज्यादा तो कम टाइम लेंगे, हम पे डिपेंड करता है, ठीक है? कल हमको कुछ काम है। ओके, फिर आज का क्लास ऑफ करते हैं। थैंक यू मैम। ओके, थैंक यू मैम।